गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप लोग को वॉइस मिल रहा है? आप लोग को यस वॉइस सर। मिल रहा है? हाँ जी सर। सर। हाँ, कोई क्वेश्चन है या कुछ कोई भी चीज है तो पूछ सकते हैं आप। देखिए, आज का जो टॉपिक है ब्रिटिश भारत में भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है कि ब्रिटिश जब यहाँ पे थे यानी कंपनी का शासन था या ब्रिटिश का शासन था, तो भारत में जो भूमि था उसका कैसे व्यवस्था था, यानी जमीनों का कैसे बंटवारा किया गया था किसानों के बीच में और सरकार के बीच में। देखिए, पहले समझ लीजिएगा, भारत आजाद होने से पहले, समझ लीजिएगा, भारत आजाद होने से पहले सरकार के जो मुख्य आय के स्रोत होते थे वो क्या था? भूमि, भूमि से प्राप्त कर था, जिसको भू राजस्व कहता है या लैंड टैक्स कहा जाता है, आजादी से पहले। और आजादी के बाद क्या है, जानते हैं किसानों को क्या है, ये टैक्स से मुक्त कर दिया गया था। इसका एक एग्जाम्पल हमारे उत्तराखंड में भी देखने को मिलता है। आजादी से पहले उत्तराखंड में जिन भी लोगों के पास जमीनें होते थे, चाहे वो खेती करे चाहे ना करे, तो उनको एक टैक्स देना पड़ता था। बहुत सारे अलग अलग नियम बनाए थे, उनके अनुसार टैक्स देना पड़ता था। लेकिन क्या है, आजादी के बाद सरकार ने ये बोल दिया कि जिनके पास लगभग 3.5 एकड़ जमीन, लगभग 3.5 एकड़ जमीन अगर जिनके पास है, उससे नीचे है जिनके पास, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और उससे ऊपर जिनके पास जमीन है, उनको, पहाड़ी क्षेत्र की बात बोल रहा हूँ, मैदानी क्षेत्र की बात नहीं बोल रहा हूँ, तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा जिनका 3 एकड़ से कम जमीन है। और जिनके पास 3 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उनको टैक्स देना होता था। और यही कारण है कि जो छोटे किसान थे, उसके बाद उत्तराखंड से पलायन करना शुरू कर दिया। जब उनको भूमि पे टैक्स नहीं है तो वो किसी में उनको फायदा नहीं होने वाला था, और वो क्या होता है, अपने आप को गांव से हटाना शुरू कर दिया और वो शहरों की तरफ क्या होगा, बसना शुरू कर दिया। तो उत्तराखंड में जो पलायन का जो मुख्य कारण था, उसमें जो भूमि कर था उसको मुक्त कर देना, ये भी एक कारण माना जाता है। हाँ जी का, इस समय देखिए भूमि का यानी जो लैंड रेवेन्यू है वो बहुत ही कम है। आप लोगों का अगर आपके पास जमीन वगैरह होगा तो देखे होंगे, तो उसमें बहुत ही कम आता है। लेकिन पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था। अब पहली बात आता है कि जो लैंड रिफॉर्म या भूमि सुधार है क्या चीज, यानी भूमि का जो स्वामित्व है, स्वामित्व मतलब किनके पास भूमि का अधिकार हो, उसका उचित और न्यायपूर्ण वितरण करना। जैसे सरकार के पास जो भूमि है, सरकार तो खेती करते नहीं है, तो किसानों को देना पड़ेगा। लेकिन किसानों को जो भूमि दी जाएगी, उसका क्या मापदंड कैसा होना चाहिए, उसका पैरामीटर कैसे होना चाहिए, तो वो है भूमि सुधार के माध्यम से ऐसा किया गया। लेकिन ब्रिटिश काल में इसका मेन मकसद था, भूमि सुधार का मेन मकसद था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो और उनका मुनाफा हो। वो नहीं चाहते कि भारत में क्या कृषि में सुधार हो, नहीं चाहते। लेकिन फिर भी क्या है, अपरोक्ष रूप से भारत में कृषि में बहुत सुधार हो गया है। ठीक है, कोई भी काम जब कोई करने जाता है ना, तो क्या होता है कि जब अपने फायदे के लिए करते हैं तो उसका दूसरे को भी क्या होता है, थोड़ा बहुत फायदा हो ही जाता है। ध्यान दीजिएगा।
तो उसी प्रकार से ब्रिटिश लोग ये नहीं चाहते कि भारत के किसान संपन्न हो, वो चाहते कि भारत के किसान क्या है, हमेशा गरीब रहे। लेकिन उसके बाद भी क्या है, सुधार किया। क्यों किया? क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। देखिए इसमें चैलेंज क्यों था पहले समझ लीजिएगा कि भारत का जो जितने भी क्षेत्र था उसका लगभग 2/3 भाग में, यानी 3 भाग का 2 भागों में ब्रिटिश सरकार ने अपना कब्जा कर लिया। तो 2/3 भाग में जब ब्रिटिश सरकार कब्जा कर लेंगे तो यहाँ पे जो गांव से रेवेन्यू कलेक्ट करना, उतना कर्मचारी कहाँ से लाएंगे? ब्रिटेन से या यूरोप से अगर कर्मचारी लाएंगे तो वो महंगा होते थे। तो इसलिए क्या है, उन्होंने बहुत सारे अपना अलग अलग प्लान बनाया, उसके माध्यम से रेवेन्यू को कलेक्ट करने का एक अलग अलग विधि बनाया। हर विधि का मेन मकसद क्या है? हर विधि का मेन मकसद है मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट की जाए। देखिएगा ये लिखा हुआ है कि ब्रिटिश जो ब्रिटिश ब्रिटिश शासन का जो मुख्य उद्देश्य था, उनका मेन मकसद ही था क्या है, भूमि को मैक्सिमम क्या है उसका यूज करना। ठीक है, ब्रिटिश शासन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक लाभ कमाना। क्या है? अधिक से अधिक क्या कमाना? लाभ कमाना। और इसके लिए इन्होंने जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था, इन तीनों प्रथा को शुरू किया। इसके साथ साथ एक और व्यवस्था शुरू किया था जिसको इजारीदारी प्रथा कहता है, ये ठेके पे व्यवस्था कहते हैं। तो देखिए इनका मेन मकसद क्या था? अधिक से अधिक लाभ कमाना। अधिक से अधिक क्या कमाना? लाभ कमाना, मुनाफा कमाना। कि भाई कोई सरकार होगा, कोई दूसरे देश में उसे कब्जा करेगा तो उनका मेन मकसद क्या होगा? लाभ ही कमाना होगा। इनका मेन मकसद क्या है? लाभ। अब देखते हैं एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला जो व्यवस्था है उसको इजारीदारी व्यवस्था कहते हैं। इजारीदारी का मतलब होता है ठेके, ठेके पर देना। देखिए यहाँ पे इजारी शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ठेके, ठेके पर जमीन देना। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब तक हमारे देश में राजा लोग रहे ना, तो राजा लोग जब तक रहे तो उस समय क्या है, किसानों को कभी जमीन का मालिकाना हक नहीं देते, बल्कि जमीन किनका होता था? राजा का होता था। जमीन किसका होता था? राजा का होता था। किसान क्या होता है, उसमें केवल खेती बाड़ी कर सकते थे। लेकिन राजा जब चाहे उस जमीन को छीन के किसी दूसरे किसान को दे सकते थे, अगर वो सही समय पे रेवेन्यू ना दे। तो जमीन क्या है, जमीन का जो पट्टा आप लोग जानते हैं, जमीन का जो रजिस्ट्री होता है वो किसान के नाम पे नहीं होता था। राज या जब तक भारत में मुगल रहे या जब तक भारत में राज व्यवस्था बना, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अंग्रेज जब आए तो उन्होंने क्या है, सबसे पहले देखा कि यहाँ पे भूमि क्या है, राजा का है। इसलिए पहली बार जब उन्होंने भूमि व्यवस्था करना चाहा बंगाल में या बंगाल के आसपास, अब 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा, तो वहां पर उन्होंने क्या है, ठेके पे देने की बात की, इजारी प्रथा कर शुरू करने की बात की। देखिए इजारी प्रथा का मतलब होता है एक ऐसा संपन्न व्यक्ति जो क्या है, मान लेते हैं हल्द्वानी का एक व्यक्ति बहुत संपन्न है, और इन्होंने इनके साथ जो कंपनी था, ईस्ट इंडिया जो कंपनी था, ईस्ट इंडिया जो कंपनी रहा,
उन्होंने इस ए से कॉन्ट्रैक्ट किया कि एक वर्ष के लिए, यानी एक वर्ष के लिए आपको 10,000 एकड़ या 1 लाख एकड़ जमीन आपको देंगे, उसके बदले में आप कितना रुपए मुझे देंगे। अब इसमें क्या होता है, 4-5 शहर के अलग अलग ए बी हो सकता है, सी डी और भी व्यक्ति होगा जो संपन्न व्यक्ति होंगे, तो ये बोली लगाते थे, ए बी सी बोल, पहले ए ने 1 लाख बोल दिया, बी ने 1.5 लाख बोल दिया, सी ने 2 लाख बोल दिया। तो जो सबसे ज्यादा बोली लगाते थे उनको क्या है, उस क्षेत्र के भूमि का मालिक बना देते थे। कितना, 1 वर्ष के लिए, या पहले 1 वर्ष शुरू किया था, बाद में 5 वर्ष शुरू किया था। तो किसने शुरू किया था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया। कहाँ पे, बंगाल में, क्योंकि आप जानते हैं ब्रिटिश लोगों ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बंगाल पर अधिकार किया था। और उस समय बंगाल क्या था, भारत का सबसे धनी प्रांत था, यानी सबसे रिच स्टेट हुआ करता था। तो उन्होंने क्या किया कि जो जमीन है उनको बोली लगाते थे, और जो अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति है उनको देते थे, और उनसे बोलते कि आप रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए और करके मुझे, आप जितना भी कलेक्ट करें हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आपको जितना में हमारा तय होगा उतना आपको देना पड़ेगा। यानी 2 लाख रुपए में मान लेते अगर तय होता है, मान ले 2 लाख रुपए में अगर तय होता है, तो ये जो 2 लाख रुपए है ये तो अंग्रेजों को देना ही पड़ेगा, चाहे आप किसानों से कितना भी ले लो, या किसानों से 5 लाख ले ले, 2 लाख ले ले, 1 लाख ले, कुछ भी। अब बताइए, जो ये इजारीदारी प्रथा के माध्यम से बोली लगाएगा वो व्यापारी होगा या धनी व्यक्ति होगा, तो वो क्या करेगा, वो भी तो मुनाफा कमाएगा, क्योंकि उसको भी कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों को कर्मचारी रखना होगा। तो उनके लिए क्या होगा, इस तरह से व्यवस्था शुरू हुआ था। और ये क्या है, 1777 तक रहा, यानी वार्षिक कर दिया, पहले पहले पंचवर्षीय था, फिर इसको क्या है, वार्षिक कर दिया। ठीक है, इसका मेन मकसद ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहा उस समय, उनके पास कर्मचारियों की कमी थी, कि गांव गांव का क्या होता है, अंग्रेजी कर्मचारी या यूरोपीय कर्मचारी को भेजना संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने क्या, इस व्यवस्था को शुरू किया कि ठेके पे दे देते, वो चाहे कितना भी वसूली करे और इस तरह से होगा। लेकिन इसमें एक कमी था कि जिसको ठेके दी जाती थी ना, वो व्यक्ति क्या होता, किसानों से ज्यादा वसूल करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को कम देते थे। तो बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका मालूम चला, तो उसने क्या, इस व्यवस्था को खत्म कर दिया, इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। और इसके स्थान पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक नया व्यवस्था लाया जिसको जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। तो इसके बाद कौन सा व्यवस्था आया, जमींदारी व्यवस्था आया। ध्यान दीजिएगा, ये खत्म क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो ठेकेदार थे उनको लाभ होता था। तो दूसरा व्यवस्था क्या आया, जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था इसमें लाया गया। एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भूमि अंग्रेजों के पास या राजा के पास होगा तो उस समय किसानों को किसान नहीं कहते थे, किसानों को क्या कहते थे, काश्तकार कहा जाता है। देखिए, काश्तकार शब्द अलग है और किसान शब्द अलग होता है। किसान का मतलब होता है जिनके पास अपने नाम के भूमि होना चाहिए। चाहे आप अगर किसान है तो आपके नाम पे 2 एकड़ 1 एकड़ जितने भी भूमि है, कृषि भूमि होना चाहिए। और जो काश्तकार होता है जिसको टेनेंसी कहा जाता है, वो दूसरे के खेतों पे काम करके क्या होता है, उसमें बटाई पे काम करते हैं। जैसे मेरे पास मान लो 200 एकड़ जमीन है, मैंने 50 एकड़ एक व्यक्ति को दे दिया कि आप उसमें फसल करिए और उसका कुछ हिस्सा जो भी तय होता है वो मुझे दीजिएगा। तो मैं क्या होगा, मैं किसान हो गया और जो बटाई पे कर रहा है वो काश्तकार हो गए। तो भारत में क्या है, पहले सभी लोग क्या थे, काश्तकार हुआ करते थे, किसान नहीं हुआ करते थे। किसान का मतलब किसान के पास क्या होता है, संपत्ति मतलब जमीन होनी चाहिए। इसलिए देखिए आजकल की परिभाषा को मैं बताता हूँ। अब देखिए, स्थायी बंदोबस्त या जमीन, देखिए पंचवर्षीय या 1 वर्षीय व्यवस्था में क्या था, जो ठेकेदार होते थे वो मुनाफा कमा लेते और ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान था, और इससे किसान भी परेशान थे। जब भी ठेकेदार को मन होता था किसी के किसान को क्या होता है, उसके घर से अनाज ले आते थे, क्या उसको प्रताड़ित कर देते। बहुत सारे अलग अलग होते, आप लोग बहुत सारे पिक्चर देखे होंगे, अमलेशपुर टाइप के पिक्चर, जमींदार महालवाड़ी मुखिया वगैरह वगैरह पिक्चर देखे होंगे। तो वो सारे क्या होता है, इसी मुद्दे पर बने हुए पिक्चर है। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या था,
एक ब्रिटिश, जो ब्रिटेन में एक जमींदार परिवार से ये संबंधित थे। तो जब देखा कि पंचवर्षीय योजना और एक वर्षीय योजना से ब्रिटिश से या ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, तभी उन्होंने क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बना के भेजा था। उन्होंने जब यहाँ पे आया तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे क्या है, इजारी प्रथा में क्या है, बहुत सारे कमियां रहा। तो उस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में एक नया व्यवस्था लागू किया, जिसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या जमींदारी प्रथा, ठीक है। और इसमें जो जमींदार होते थे उनको क्या है, भूमि का क्या माना गया मालिक बनाया। देखिए अभी भी भूमि का मालिक किसको बना दिया गया, जमींदार को बना दिया गया। यानी किसान यहाँ पे क्या है, किसान यहाँ पे, किसान को आप क्या कहेंगे, काश्तकार कहेंगे, टेनेंसी कहेंगे, क्योंकि भूमि किसके पास है, इन जमींदार के पास है। किसान क्या कर रहा है, उस भूमि पर केवल क्या होता है, बटाई वाला काम कर रहा है। तो इसमें क्या है, जमींदार को यानी स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को क्या कहा गया है, जमीन का मालिक बनाया गया। और ये व्यवस्था सबसे पहले 1792 में 10 साल के लिए स्टार्ट किया गया था। कितने साल के लिए, 10 वर्ष के लिए स्थापित किया गया। लेकिन 1793 में, सॉरी ये 1700 है, 93 में इसे स्थायी कर दिया गया। इसे क्या कर दिया, स्थायी कर दिया, परमानेंट कर दिया। तो इससे अब देखिए, इसमें जितने भी भू राजस्व कलेक्ट की जाती थी उसका 10 का 11 बट, यानी 10/11 क्या था, जो रकम होते थे वो कंपनी को मिलता था। किसको मिलता था, कंपनी को। और 1/11 जो था वो क्या था, जमींदारों को मिलता था। जमींदार को मिलता था 1/11। क्वेश्चन पूछा गया है, और कंपनी को कितना मिलता था, 10/11 भाग क्या है, कंपनी को मिलता है। समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मान लेते हैं अगर 11 रुपए अगर कलेक्ट होता था तो 10 रुपए किसको मिल रहा है, कंपनी को मिल रहा है, और 1 रुपए किसको मिल रहा है, जो जमींदार है वो जमींदार को मिल रहा है। इसका कहने का मतलब ये। लेकिन इससे देखिए क्या हुआ कि ये धीरे धीरे क्या है, ये जो जमींदार है ना ये अमीर बनता चला गया। और अमीर बनता जब चला गया तो ये क्या है, अधिकतर उसमें शहरीकरण भी शुरू हो गया था। तो ये लोग अधिकतर शहरों में चले गए और उसके जगह पे उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव गांव में रख दिया। जमींदार क्या है, अपना कोई प्रतिनिधि क्या है गांव में, मुनीम वगैरह गांव में रख दी, आप लोग पिक्चर में देखे होंगे। और वो क्या था, यार लठे वाले होते हैं, पहलवान टाइप के लोग को रख देते थे कि गांव से क्या था, राजस्व वसूल करें। तो इससे क्या है, किसान जो जमींदार थे वो किसानी पर यानी जो कृषि पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया। यानी जैसे उनके लिए बैल की व्यवस्था करना, हल की व्यवस्था करना, कुआं की व्यवस्था करना, तो पानी सिंचाई के लिए नहरों की व्यवस्था करना, खाद या बीज की व्यवस्था करना, ये सब क्या है, जमींदार लोगों ने नहीं किया। इससे क्या है, भारत के जो किसान थे वो क्या है, धीरे धीरे गरीब होता चला गया। और धीरे धीरे गरीब होते गए तो भारत में बहुत सारे क्या होता है, इस समय अकाल पड़ा। अकाल मतलब जिसको महामारी कह सकते हैं, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने का कारण क्या था, इन जमीन व्यवस्था पे क्या है, जमींदारों द्वारा या ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसानों को सहायता नहीं दिया। यानी कृषि ना तो कृषि ऋण दिया, ना तो बैल दिया, ना तो क्या है पानी की व्यवस्था किया। तो जब नहीं करेंगे तो किसान के पास इतना पैसे कहाँ से आए कि वो इन सारी चीजों का व्यवस्था कर पाए। अब देखिए, ये जो आपका जमींदारी व्यवस्था है, जो भारत में जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र था, भारत में जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र था, उन क्षेत्र का 19% भागों में ये लागू। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत में जितना क्षेत्र पर राज था उसका 19% भाग पे क्या है, जमींदारी व्यवस्था लागू किया। और जमींदारी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को हमारे देश में
सिविल सर्विस का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक पुलिस व्यवस्था का जनक भी इन्हें कहा जाता है। आधुनिक पुलिस व्यवस्था, पुलिस पहले होने ही होते थे, पहले सेना ही होते थे, बाद में पुलिस व्यवस्था को शुरू किया। अब देखिए, जब महलबारी व्यवस्था यानी जमींदारी व्यवस्था में बहुत सारी जब कमियां आने लगे, कमियां सबसे देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमी ये था कि जो जमींदार थे ये क्या है, किसानों से ज्यादा लगान वसूल करते थे और कंपनी को कम वसूल, मतलब कम देते थे पैसे। जब ये बात मालूम चला कंपनी को, तो उन्होंने बोला कि हम सीधे क्या है, किसी की मीडिएटर को हटा के हम सीधे किसानों से डील करते हैं, यानी किसानों से हम खुद क्या है रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। तो किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करने की जब बात की गई, उसके लिए एक नया व्यवस्था लाया गया, उसे कहते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का मतलब क्या होता है, किसान। तो रैयत का मतलब होता है किसान, तो रैयत व्यवस्था शुरू किया है, इसका मतलब होता है किसान। तो किसानों से डायरेक्ट क्या है, भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व प्राप्त करने के लिए एक नया व्यवस्था शुरू की, जिसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। इसे 1820 में मद्रास में तत्कालीन जो गवर्नर थे वहां पे थॉमस मुंडो ने शुरू किया, और यह व्यवस्था मद्रास, बंबई और असम के कुछ भागों में लागू। टोटल भूमि के 51% भागों में क्या है, यही व्यवस्था लागू थी। इसमें क्या है, रेयत या किसानों को, देखिए रेयत या किसानों को भूमि का क्या मालिकाना हक दिया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले जमींदारी व्यवस्था में किसको दिया गया था, जमींदारी व्यवस्था में जमींदार को क्या है मालिकाना हक दिया गया था, और इसमें क्या है किसानों को। देखिए दो शब्द यहाँ पे याद रखिएगा, एक होता है पट्टा और एक होता है काबूलियत। ये शब्द अगर आप लोग जमीन खरीदते बेचते हैं तो आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, पट्टा का मतलब होता है मालिकाना हक। तो मालिकाना हक है, उसे कहते हैं पट्टा, या आजकल इसको आप रजिस्ट्री कह सकते हो। और कबूलियत का ये होता है कि आप एक शपथ लेते हैं कि हमारे जो भूमि है उसमें से जो नियमित हम क्या है भू राजस्व अदा करें, कबूल करना कि हम भू राजस्व देंगे, नहीं तो क्या होगा, आपको ये पट्टा नहीं दिया जाएगा। उस समय की बात बोल रहा था, पट्टा का मतलब होता है मालिकाना हक, उस जमीन पर उस किसान का मालिकाना हक दिया जा रहा है, उसको पट्टा कहा जाता है। काबूलियत का मतलब होता है भू राजस्व का वादा करना, हम भू राजस्व इतना देंगे, इतना हम वादा करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा हुआ ये उर्दू शब्द है कि जो भारत में जो आप लोग को बता था कि जो शरीयत है और जो मनुस्मृति है वो पूरी तरह से क्या होता है, हमारे अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ पे नियम कानून उसी व्यवस्था में चलते थे। तो काबूलियत का मतलब होता है हम स्वीकार करना, किस चीज को क्या करना, एक्सेप्ट करना, कबूल करना, जिसको कबूल करना कहते हैं, स्वीकार करना। लेकिन इसमें देखिए एक समस्या पैदा हो गया। अब देखिए जब किसानों को मालिकाना हक दिया गया, तो मान लेते कभी बाढ़ आ गया होगा, कभी सूखा पड़ गया होगा, कभी ओले गिर गया होगा, अधिक वर्षा हो गया होगा, या किसानों के घर में कोई शादी ब्याह हो गया, तो उसमें क्या करते थे किसान, क्या होता है इन जमीन को बेचना शुरू करते हैं। देखिए भारत में पहली बार रैयत वाली जो व्यवस्था, इसमें क्या है जमीन का खरीद और बिक्री करना शुरू किया गया। इससे पहले जमीन राजा का होता था, इसलिए जमीन को बेचा नहीं जाता था, दान दिया जा सकता था जमीन को पहले, लेकिन जमीन को बेचा नहीं जाता था। इसमें क्या है पहली बार जमीन को क्या है, जमीन का या भूमि को, जमीन का बिक्री शुरू हो गया, बिक्री करना शुरू हो गया, यानी खरीद बिक्री शुरू हो गई। अब जब बिक्री करना शुरू हुआ, जैसे मान लेते हैं कि कोई किसान अपना भू राजस्व अदा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कबूलियत उसने किया है, देखिए इसलिए बोल रहे हैं वो कबूलियत किया है, भूमि का कबूलियत कबूलनामा किया है। तो अगर भू राजस्व नहीं दे पा रहा है तो क्या करेगा, उनका जो जमीन है उनका एक टुकड़ा क्या है किसी संपन्न व्यक्ति को बेच देगा, और संपन्न व्यक्ति को जब बेच देगा तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये किसान क्या है अपने जमीन को इस तरह से बेचता जाएगा, और एक दिन क्या है किसान क्या होगा, खुद मजदूर बन जाएगा। आप लोग देखे होंगे पहाड़ पे
जमीन को बेचने का अधिकार क्यों नहीं है, या SC ST लोगों की जमीन कोई खरीद क्यों नहीं सकता है? इसलिए नहीं खरीद सकता है कि वो शिक्षित नहीं है, कमजोर है, गरीब है। तो अगर वो क्या होगा, लालच में आकर जमीन को बेच देगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो खुद ही गरीब हो जाएगा। इसलिए SC ST जमीन को कोई खरीद नहीं सकता। वही खरीद सकता है जो SC ST है। कोई जनरल के व्यक्ति या OBC के व्यक्ति SC ST जमीन खरीद नहीं सकता है। यही कारण है। भाई जब जमीन धीरे धीरे गरीबी के में बेच देंगे तो मजदूर बनी जाएंगे। इसलिए इसमें क्या है, धीरे धीरे जो गरीब किसान था वो धीरे धीरे मजदूर बनता चला गया, मजदूर बनता चला गया। और आप जानते हैं कि भारत में ये जो जमीन की खरीद और बिक्री पर क्या है, लगभग 40% जो अदालत में मुकदमे हैं वो क्या है, जमीन से संबंधित है। भारत में जो लगभग 5 करोड़ केसेस है पेंडिंग हमारे अदालतों में, 5 करोड़। उसमें से 40% जो केसेस है वो जमीन से संबंधित है, समझिएगा। तो उस समय भी ऐसे सिस्टम शुरू हो गया था। तो जमीन से जब लोग जुड़े हुए थे और उनमें मुकदमे होने लगे तो क्या होगा, इससे अंग्रेजों को भी एक तरह से फायदा होने लगा। अब बोले कैसे फायदा होने लगा? अंग्रेज ने अदालत खोल रखे थे, और अदालत लड़ाई करने यानी मुकदमा लड़ेंगे तो अदालत में जाना पड़ेगा ना। तो बाद में जुर्माना शुरू हुआ, और उसमें मध्यस्थता के लिए वकील का भी क्या है, उसमें अधिकतर वकील भी अंग्रेज थे, तो उनको फायदा होने लगे। तो रेलवे व्यवस्था को क्यों लाया गया था, क्योंकि अब अंग्रेज लोग समझने लगे कि हमें किसानों से डायरेक्ट क्या करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, यानी भू रजिस्टर कलेक्ट करना है। इसके लिए जमीन के जो मालिकाना हक है वो किसानों को दे दिया गया, और 51% जो भूमि है इस व्यवस्था के अंतर्गत दिया गया। 1820 में ये मद्रास में शुरू किया गया, बाद में बम्बई असम के कुछ भागों में इसको शुरू किया। यह जो व्यवस्था है सबसे ज्यादा, और इसी व्यवस्था के कारण क्या, जमीन का पहली बार खरीद बिक्री शुरू हो गया। अब जब जमीन का खरीद बिक्री होगा तो मुकदमाबाजी शुरू होगा, और खरीद बिक्री से क्या होगा, जो गरीब किसान थे वो जमीन को बेचता चला गया, और वो क्या है, बाद में कृषि मजदूर बन गया। बाद में कैसे बन गया, कृषि मजदूर के रूप में वो क्या है, आगे मतलब बन गए। और जब कृषि मजदूर बन जाएगा तो क्या होगा, व्यवस्था फिर से गड़बड़ जाएगा, इसलिए व्यवस्था गड़बड़ है। अब आता है महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले जो लॉर्ड मैकेंजी थे उन्होंने इसको लॉर्ड मैकेंजी ने लाया। तो लॉर्ड मैकेंजी देखिए लिखा है, लॉर्ड मैकेंजी ने इसको शुरू किया। यहाँ पे महल का मतलब होता है गांव। मान लेते हैं गांव है, गांव का जो संपन्न व्यक्ति है, जो अमीर व्यक्ति है, वो गांव को क्या है, अंग्रेजों से ठेके में ले लिया, ठेके में ले लिया। उन्होंने बोला इस गांव में इतना जमीन है, और उसका क्या, एक साल में उनको हम 1000 रुपए आपको देंगे, चाहे हम उससे कितना भी पैसा ले लें। समझ लीजिए बात को। गांव, महल का मतलब क्या होता है, गांव होता है। और जो गांव के जो संपन्न व्यक्ति है, उन्होंने अंग्रेजों से क्या है, एक समझौता किया कि गांव में जितने भी भूमि है, उसका जितने भी रेवेन्यू होता है उसको क्या है, गांव किसानों से आप नहीं लीजिए बल्कि मुझसे लीजिए, और मैं क्या करूंगा, मैं किसानों से वो इकट्ठा करूंगा। समझ लीजिए बात को। देखिए पहले वाले में क्या था, पहले वाले में किसानों को कुछ नहीं दिया गया, जमींदारी व्यवस्था की जमींदारों को जमीन दिया गया। दूसरे में क्या है, किसानों को क्या है, मालिकाना हक बना दिया। तीसरे में क्या है, गांव के जो संपन्न व्यक्ति है, जो मुखिया है, गांव के संपन्न व्यक्ति या जिसे आप मुखिया कह सकते हैं, मुखिया को क्या है, जमीन का मालिकाना हक दिया गया। अब देखिए जब मुखिया को जमीन का मालिकाना हक है तो मुखिया संपन्न है, कैसे है संपन्न, और धीरे धीरे क्या है, छोटे किसानों को क्या है, उनको धीरे धीरे कर्जा देते देते क्या था, उनको गरीब बना देते, और उसको क्या है, कृषि मजदूर बना देते। आप लोगों ने बहुत सारे लोग नाम सुने होंगे, चौधरी का नाम सुने होंगे। चौधरी लोग क्या है, गांव के मुखिया होते हैं। चौधरी कोई जाति नहीं है, बल्कि क्या है, ये कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। उसके बाद उत्तराखंड में रावत लोगों का नाम सुनते हो। रावत का मतलब होता है गांव के मुखिया हो, मतलब एक जाति हुआ करता था उसमें लोग, उसको रावत कहा गया।
या ठाकुर आप लोगों ने सुना होगा नाम। ठाकुर क्या कोई जाति नहीं है, बल्कि क्या कृषि से जुड़े हुए लोग हैं। उसके बाद आप यूपी वगैरह में जाइएगा, वहां पे भूमिहर एक जाति है, भूमिहर जाति होता है। बिहार साइड में जाएंगे तो उधर क्या है, आपको आपका सिन्हा जो होते हैं, कायस्थ या सिन्हा होते हैं, वो लोग उसको है। बंगाल साइड में जाएंगे तो वो कायस्थ। तो अलग अलग क्षेत्र में क्या है, अलग अलग है। अब राजस्थान साइड में जाएंगे तो मारवाड़ी वाला क्षेत्र आ जाता है। ये बहुत सारे क्या है, अलग अलग क्षेत्र के जो नाम हुआ है, तो इनका मेन मकसद क्या था, भूमि से जुड़े हुए थे। ये लोग कैसे थे, भूमि से जुड़े हुए थे। इसे देखिए, संपूर्ण गांव का उपास को आधार बना के क्या होता है, ये किया गया। ये मध्य प्रांत यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, पंजाब, आगरा में ये लागू किया गया। पंजाब मतलब हरियाणा वरिया पूरा क्षेत्र मिला के पंजाब उस समय था। देखिए ये जो जिन जिन जगह पे ये लागू किया गया ना, आज भी देखिए वहां पे क्या है, चौधरी लोग है, ठाकुर लोग है, इस तरह के लोग अभी भी उनको नाम सुना था। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम सुनियोगे, यहाँ पे चौधरी लोग बहुत ज्यादा सुने होंगे। यूपी में चले जाइए, ठाकुर लोग का बहुत बड़ा दबदबा है, क्योंकि ये लोग भूमि से जुड़े हुए थे। उसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, जो टोटल भूमि था उसका 30% जो भूमि था वो महलबाड़ी के अंतर्गत आता था। कितने प्रतिशत, 30%। तो इसमें क्या है, 30% भूमि को क्या है, इसके अंतर्गत लाया गया है, महलबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया है। देखिएगा, 19% आपका किसमें था, जमींदारी व्यवस्था में था। 50% क्या किसमें था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में था, एकदम याद रखिएगा। और 30% किसमें है, महलबाड़ी। 30 महलबाड़ी में कितना है, 30। जमींदारी वाले में कितना है, जमींदारी व्यवस्था में 19%। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में कितना है, रैयतवाड़ी, इसमें आपका 50%। इस तरह से याद रखिएगा, एकदम मुंह जबानी याद हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, एक बार फिर आपको रिविजन करवा देता हूँ। जमींदारी व्यवस्था किसने शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ी किसने शुरू किया था, थॉमस मुनरो ने। महलबाड़ी किसने शुरू किया था, लॉर्ड मैकेंजी ने। ये तीन याद हो गया। परसेंटेज क्या था, जमींदारी व्यवस्था में 19% था, रैयतवाड़ी में 50% था, और महलबाड़ी में 30%। उसके बाद मालिकाना हक देखिएगा, जमींदारी में जमींदार को मालिकाना हक दिया गया, रैयतबाड़ी में किसानों को मालिकाना हक दिया गया, और महलबाड़ी में जो गांव के मुखिया होते थे उनको मालिकाना हक दिया गया। तो देखिए, इसमें अंतर करके रखिएगा, फिर आपको क्या है, रटना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। भूमि का खरीद बिक्री कब शुरू हुआ, रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू हुआ, और उसी से भारत में मुकदमेबाजी शुरू हुआ। आप जानते हैं, सबसे ज्यादा जो मर्डर वगैरह होता है वो जमीन को लेके होता है, क्योंकि जमीन का कीमत इसमें बहुत ज्यादा हो गया। आप जानते हैं, हल्द्वानी में अगर जमीन खरीदना हो तो मतलब आप समझ सकते हैं कितना महंगा होगा शहर में अगर खरीदना हो। तो जमीन क्या है, अब कितने भू माफिया ऐसे होते हैं, उनको छोड़िए। तो जमीन क्या है, आजकल बहुत ज्यादा क्या है, कीमत हो गया है। क्यों होगा, क्योंकि उसका महत्व बढ़ चुका है। अब देखिए, ये जो जमींदारी व्यवस्था, इसका परिणाम क्या हुआ, यानी इसका उद्देश्य क्या था, जमींदारी व्यवस्था को लागू करना, उद्देश्य। देखिए, जमींदारी व्यवस्था का आपको फिर से बताया कि मेन उद्देश्य क्या था, अधिक से अधिक भू राजस्व को प्राप्त करना। क्या करना, अधिक से अधिक भू राजस्व को प्राप्त करना। दूसरा है कि अंग्रेजों का जो शासन व्यवस्था, कम कर्मचारी से अधिक फायदा, मुनाफा प्राप्त करना। उसके बाद जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर अंग्रेजों का अधिकार होना। ये कुछ क्या है, अलग अलग उनके उद्देश्य था। इस प्रकार भारत में क्या है, भूमि व्यवस्था लागू हुआ। इसमें थोड़ा सा उत्तराखंड में जो भूमि व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, कि आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ। देखिए, उत्तराखंड में टोटल 12 भू सुधार या भूमि सुधार कानून पारित हुआ। कितने, 12। आजादी से पहले 11 था, और आजादी के बाद 12। जो 12वां भूमि सुधार कानून था, उसके अंतर्गत क्या है, देखिए उत्तराखंड में टोटल अंग्रेजों ने 11 सुधार किया। अंग्रेजों ने देखिए टोटल 12 भूमि सुधार कानून बनाए गए। तो 12 भूमि सुधार कानून बनाए गए हैं। इनमें से जो 11 कानून है,
11 कानून है ये अंग्रेजों ने बनाया और इनमें सबसे ज्यादा 1863 में बनाया गया विकेट व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे क्या है, 1863 में बनाया गया विकेट व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट है। जो 12वां सुधार है ये आजादी के बाद हुआ, यानी आजादी के बाद हुआ और इसमें बताया गया है इतना एकड़ से कम कृषि भूमि पर भू राजस्व माफ कर दिया गया या समाप्त कर दिया। जब ये व्यवस्था शुरू किया गया ना, तब गांव के जो छोटे किसान थे वो किधर भागना शुरू कर दिया, शहर की तरफ। और गांव क्या बन गए, गांव बन गए भूतिया गांव, गांव बन गए भूतिया गांव। क्यों भागे, छोटे किसानों को फायदा नहीं हो रहा था इतने की जमीन में, तो उसके लिए क्या है ये भाग गए शहरों की तरफ। और आप लोग देखिए उत्तराखंड के लोग जो अधिकतर जो पहले बाहर आए हैं अधिकतर शहरों में है, दिल्ली मुंबई हो गया और भी बहुत सारे शहरों में, क्या लखनऊ वगैरह में फैल गए। उसका फैलने का मेन कारण क्या था, ये छोटे लोगों का फैलने का, क्योंकि बड़े जो अमीर लोग थे वो तो अपने पढ़ाई लिखाई अपना व्यवस्था करने के लिए गए हैं। जो छोटे किसान की बात कर रहा हूँ, जो गाँव में जो लोग रहे थे उनका मेन कारण यही भूतिया गाँव में। आप लोग जानते हैं जो कोरी गढ़वाल है, कोरी गढ़वाल में सबसे ज्यादा भूतिया गाँव है। और उसमें अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में एक किसी तहसील या ब्लॉक की बात किया जाए तो दोराहाट जो ब्लॉक है उसमें सबसे ज्यादा क्या है, लोग गांव छोड़ के भागे हैं। मतलब भागे क्या है, भागना तो सही शब्द नहीं है, मतलब अपना काम धंधा करने के लिए क्या गांव छोड़ दिया, क्योंकि गांव में उतना रोजगार का साधन नहीं रहा, रोजगार का साधन नहीं रहा तो चले गए। तो उत्तराखंड में टोटल 12 भूमि सुधार हुआ है अंग्रेजों के समय से लेके, और इनमें से जो 11 भूमि सुधार हुआ है ये अंग्रेजों के समय में बना है, जिसमें 1863 का विकेट व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट है। और 12वां जो कानून बना है वो आजादी के बाद बना है। इसमें 3/1/8 एकड़ से अगर कम भूमि, अगर कृषि भूमि किसी के पास है तो उनको भू राजस्व से माफ कर दिया गया। और इससे क्या होता है, जो छोटे किसान थे वो गाँव छोड़ के दूसरी जगह पे काम करना शुरू कर दिया। और इससे क्या है, यहाँ के गांव खुटिया हो गया। और जो कोरी गढ़वाल है, कोरी गढ़वाल में सबसे अधिक क्या है, ऐसे गांव पाए गए। कोरी गढ़वाल में क्या है, सबसे ज्यादा ऐसे गांव पाए गए। तो ये हो गए आपके ब्रिटिश काल में भारत में भूमि सुधार। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो भूमि सुधार है इसमें एक नया चीज और आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, जब ये सुधार हुआ ना उसके साथ साथ क्या है, अंग्रेजों ने एक और काम किया कि जो ब्रिटिश काल में जो उनके वहां पे जो कंपनी चल रहा था या उनके वहां पे जो फैक्ट्री चला ना, उसमें जो कच्चा माल चाहिए था उसको उत्पादन करने के लिए भारत को चुना। इसलिए भारत में नील की खेती, चाय की खेती, कपास की खेती, गन्ना की खेती शुरू कर रहा है। ठीक है, इसको नकदी फसल कहते हैं। तो भारत में जो नकदी फसल है ना ये अंग्रेजों ने शुरू कर दिया। भारत में पहले क्या, भारत के लोग क्या नकदी फसल नहीं बोते थे क्योंकि उनको अनाज सी से ही मतलब था। जो भारत में जो नकदी फसल कहते हैं जिसको कैश क्रॉप कहा जाता है, वो उसका देन अंग्रेजों का है। जैसे चाय की खेती, कॉफी की खेती, गन्ने की खेती, रबर की खेती, ये सारे कपास की खेती, ये सब भारत में किसने शुरू किया है, अंग्रेजों ने शुरू किया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में नकदी फसल शुरू किया किसने किया, तो अंग्रेजों ने। इनका मेन मकसद क्या था, क्योंकि ब्रिटिश में जो कंपनी लगे हुए हैं उसके लिए कच्चा माल उत्पादन करना, उसके लिए कौन सा माल